Hello guys, welcome to MBA Pathshala's YouTube channel. So guys, the genre for today is nature and environment. कैट का एक एक्चुअल आरसी जिसके क्वेश्चंस को हमने मॉडिफाई किया है, हम वैसा आरसी लेने वाले हैं. सो इन दिस आरसी द कंटेंट ऑफ द आरसी रिमेन्स द सेम बट द क्वेश्चंस आर एंटायरली न्यू. सो लेट्स स्टार्ट. सो सबसे पहले यार मैं आपको ना पैसेज और क्वेश्चंस दिखा देता हूँ सो दैट यू कैन ट्राई ऑन योर ओन. सो लुक एट द पैसेज गाइस. सो दिस इज द फर्स्ट स्लाइड. Second slide. First question. Second question. Third question. And the last one. Okay. Okay, so this is the passage. करते हैं start. Landing in Australia, the British colonists weren't much impressed with the small-bodied, slender, snooted marsupials called bandicoots. Their muzzle, which is much too long, gives them an air of exceedingly stupid. Okay, सो जब ब्रिटिश कॉलोनिस्ट ऑस्ट्रेलिया में लैंड हुए, जब उन लोगों ने ऑस्ट्रेलिया को कॉलोनाइज किया होगा, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उनको ये मासूपियल्स मिले, स्मॉल बॉडीड स्लेंडर शेप्ड मासूपियल्स. उन मासूपियल्स का जो नाम था वो था बैंडिकूट्स. और बैंडिकूट्स को देख के ऐसा लगता था कि बहुत स्टूपिड क्रीचर्स हैं, है ना. सो दीज ब्रिटिशर्स वर नॉट वेरी इम्प्रेस्ड विद द बैंडिकूट्स, ओके, बिकॉज दे लुक्ड स्टूपिड. One naturalist noted in 1805 they nicknamed one type the zebra rat because of its black striped rump. Okay, उन मार्सुपियल्स बैंडिकूट्स में से एक सब टाइप को उन लोगों ने निकनेम दे दिया ज़ेब्रा कैट का. Okay, so first paragraph is telling me nothing. It's just telling me that when they came, they found these creatures to be very, very stupid, and they were not very impressed with these creatures, the Britishers. Second paragraph. Silly looking or not, though the zebra rat, the smallest bandicoot, more commonly called today as the western barred bandicoot, exhibited a genius for survival in the harsh outback where its ancestors had persisted for some 26 million years. अब सिली वो था या नहीं था जो जेब्रा रैट है, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट बैंडिकूट है. ओके, मतलब जितने भी बैंडिकूट्स हैं उसमें सबसे छोटा वाला यही है. उसके पास एक जीनियस फॉर सर्वाइवल था. दैट मीन्स कि कैसी भी कंडीशन हो वो सर्वाइव कर सकता था, है ना. तो छोटा, सबसे छोटा बैंडिकूट जेब्रा रैट, इट हैड दी जीनियस फॉर सर्वाइवल हार्श कंडीशंस के अंदर, जहाँ पे उसके एंसेस्टर्स ने 26 मिलियन ईयर्स तक सर्वाइव किया था. ओके, सो लाइक दैट्स अ वेरी वेरी बिग नंबर. 26 मिलियन ईयर्स से सर्वाइव करता हुआ आया था. ओके, तो हार्श कंडीशंस में इसको रहना आता है. इट्स बर्थ वर ट्रिगर्ड बाय रेनफॉल इन दी बोन ड्राई डेजर्ट. ओके, बर्थ कब ट्रिगर होती थी? जब बारिश वगैरह होती थी, तो मोस्ट पॉसिबली उस टाइम ठंडा हो जाता होगा, वाटर अवेलेबिलिटी रहती होगी, तो देन दे वुड गिव बर्थ. It carried its breath mint size babies. मतलब बहुत छोटे मिंट. ओके, सो जो ब्रेथ मिंट्स होती हैं उसके साइज के बेबीज ये कैरी करते हैं अपने बैकवर्ड फेसिंग पाउच में. ठीक है, तो उनके पास एक पाउच होता है, उस पाउच में वो अपने बेबीज को कैरी करते हैं जो बहुत छोटे बेबीज होते हैं. सो मदर्स कुड फॉरेज का मतलब खाना ढूंढना, फॉर फूड एंड डिग शैलो कैमोफ्लेज शेल्टर्स. ओके, और जो मदर्स हैं वो खाना ढूंढने के साथ साथ शेल्टर ढूंढने का, या लाइक दे वुड डिग लाइक ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद के अपने आप को छुपाने के लिए, दे वुड डिग दोज शैलो शेल्टर्स जहाँ पे वो लाइक छुप सकते थे. ठीक है, सो the second paragraph is about zebra rat being like very very small and having pouches with its babies. Okay, and they had this knack for survival. Third paragraph पे आते हैं. Still, these adaptations did not prepare the western barred bandicoots for the colonial era transformation of its ecosystem, particularly the onslaught of imported British animals from cattle and rabbit that damaged delicate desert vegetation to ravenous house cats that soon developed a taste for bandicoots. अब यहाँ पे एक है ना बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ. देखो, इनके पास वो सारे मैकेनिज्म्स थे जिसकी मदद से ये हार्श कंडीशंस में सर्वाइव कर पाते थे, लेकिन उस सब के बावजूद भी जब कॉलोनियल एरा में ब्रिटिशर्स आए और ब्रिटिशर्स अपने साथ अपने एनिमल्स को लेके आए, तो ये उन एनिमल्स का सामना नहीं कर पाए, एंड लाइक दे वर वेरी वल्नरेबल.
ओके, सो यू कैन सी इम्पोर्टेड ब्रिटिश एनिमल्स की वजह से इनको एक्सटिंक्शन का खतरा आया, बिकॉज दीज एनिमल्स लाइक कैटल एंड रैबिट्स, उन्होंने क्या किया कि इनकी डेजर्ट वेजिटेशन को खराब कर दिया. नाउ यू कैन इमेजिन दिस, जो बैंडिकूट्स होते होंगे वो एक सर्टेन तरह के एनवायरनमेंट में रहते होंगे, वहाँ पे एक सर्टेन तरह की वेजिटेशन होती होगी. अब उस वेजिटेशन को जो इम्पोर्टेड एनिमल्स थे, ब्रिटिशर्स जो अपने साथ लेके आए थे, उन इम्पोर्टेड एनिमल्स की वजह से वेजिटेशन डिस्ट्रॉय हो गई, एंड अ लॉट ऑफ दोज एनिमल्स ऑल्सो फीड ऑन बैंडिकूट्स. तो ये जो चेंज था ना, इसको ये लोग मतलब है ना सस्टेन नहीं कर पाए, एंड देयर पॉपुलेशन स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, राइट. हाउस कैट्स इनको खा जाती थी, हाउस कैट दैट सून डेवलप्ड अ टेस्ट फॉर बैंडिकूट्स. सो यू कैन सी ब्रिटिशर्स के आने के बाद इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई, खतरा आ गया. सेवरल ऑफ द डजन ओल्ड ऑड बैंडिकूट स्पीशीज वेंट एक्सटिंक्ट. ओके, जो डजन के आसपास स्पीशीज थी उसमें से बहुत सारी स्पीशीज तो ऐसी थी जो एक्सटिंक्ट ही हो गई. And by 1940s, the western bad bandicoots, whose original range stretched across much of the continent, persisted on only 2 predator-free islands. फिर जो ओरिजिनल स्पीशीज थी बैंडिकूट की, ओके, विच इज वेस्टर्न बैड बैंडिकूट्स, 1940 तक मात्र 2 आइलैंड्स पे ही बची, इन शार्क बे ऑफ द ऑस्ट्रेलियाज वेस्टर्न कोस्ट. ओके, सो यू कैन इमेजिन कि मैक्सिमम स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई, और जो बची भी थी वो कुछ एक आध आइलैंड्स पे बची थी. सो the message of this paragraph is कि after the coming of Britishers brought with them their own animals. There was a lot of risk and a lot of these species went extinct. Our isolated fauna had simply not been exposed to these predators. अब इनका जो fauna था, ठीक है, फ्लोरा एंड fauna मतलब जिसको हम कहते हैं भाई वहाँ की जो वेजिटेशन और वहाँ के जो एनिमल्स हैं, उसने पहले कभी भी बाहर के एनिमल्स को देखा नहीं था या झेला नहीं था. तो उसकी वजह से जो प्रेडेटर्स हैं, बैंडिकूट्स के लिए प्रेडेटर्स बिल्कुल नए थे. वहाँ की जो वेजिटेशन है उस पर वो डिपेंडेंट थे, और वेजिटेशन को भी जो वो अब वहाँ से जो एक्सटर्नल एनिमल्स हैं उन लोगों ने ख़राब कर दिया. सो लाइक the isolated fauna had not simply been exposed to these predators, says Resi Padler, an ecologist with the Wild Desert Conservation Program. Okay, so क्योंकि पहले उन लोगों ने कभी भी इस तरह के प्रेडेटर देखे नहीं थे. ओके, सो देयर वाज अ लॉट ऑफ एक्सटिंक्शन दैट हैपेंड आफ्टर द कमिंग ऑफ प्रेडेटर्स. ओके, दैट इज व्हाट इट मींस. नाउ वाइल्ड डेजर्ट इज यूजिंग डिसेंडेंट्स ऑफ दोज few thousand island survivors called shark bay bandicoots in a new effort to seed a mainland bandicoot revival. अब ये लोग क्या कर रहे हैं, वाइल्ड डेजर्ट, ठीक है, अब ये कोई प्रोग्राम लग रहा है वाइल्ड डेजर्ट्स करके. वाइल्ड डेजर्ट्स जो प्रोग्राम है वो डिसेंडेंट्स को यूज कर रहा है, जो थोड़े बहुत सर्वाइवर्स बचे हुए थे बैंडिकूट्स के. ओके, विच आर द शार्क बे बैंडिकूट्स इन एन एफर्ट टू सीड अ मेनलैंड बैंडिकूट रिवाइवल. तो बेसिकली वो लोग ना उनको रिवाइव करना चाह रहे हैं, उनको एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट देके, ताकि वापस से बैंडिकूट्स की पॉपुलेशन को बढ़ाया जाए. ठीक है, तो रिवाइवल की कोशिश हो रही है. We have imported 20 bandicoots to preserve on the edge of the Strzelecki Island desert, in the remote interior of New South Wales. तो इन लोगों ने एक रिजर्व बनाया है, ठीक है, विच इज इन द स्ट्रेजेल्स्की डेजर्ट, जो कि न्यू साउथ वेल्स के रिमोट इंटीरियर में है, जहाँ पे ये लोग इम्पोर्टेड बैंडिकूट्स को वहाँ पे रिवाइव करेंगे, उनके नंबर को वापस से बढ़ाएंगे ना. तो जैसे टाइगर्स वगैरह के लिए होता है ना, एक सेंचुरी बना देते हैं और वहाँ पे हम है ना उनके नंबर को ग्रो करते हैं, उनके नंबर को बढ़ाते हैं. ठीक है, तो वैसे ही कुछ यहाँ पे चल रहा है. इन्होंने जो बैंडिकूट्स हैं उनको इम्पोर्ट करके अभी यहाँ पे वापस से इंक्रीज करने की कोशिश चल रही है. दिस सैंक्चुरी इज अ चैलेंजिंग प्लेस, desolate much of the year with one of the world's most mercurial rainfall patterns, relentless droughts followed by sudden drenching floods. Okay, अब ये जो सेंचुरी जहाँ पे बनी है, ये अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग जगह है. चैलेंजिंग क्यों है? क्योंकि एक तो यहाँ पे आपका रेनफॉल का कोई पैटर्न फिक्स नहीं है, कभी भी रेनफॉल हो जाती है. मर्क्यूरियल का मतलब मूड पे डिपेंड करते हुए, ठीक है. सो एनीथिंग दैट इज मूडी इज मर्क्यूरियल, राइट. सो रेनफॉल कभी भी हो जाती है. मैक्सिमम टाइम खाली पड़ा रहता है, डेजोलेट पड़ा रहता है, ठीक है. एंड देन देर आर लॉट ऑफ ड्रॉट्स. ओके, फिर उसके बाद ड्रॉट्स के बाद में ड्रेंचिंग फ्लड्स, राइट. ओके, सो ऑल दोज थिंग्स आर देयर.
Okay, 1 second. The imported bandicoots occupy two fenced exclosures cleared of invasive rabbits, courtesy of Peddler's sleep dog, and of feral cats, which slunk off once the rabbits disappeared. A third fenced area contains the program's wild training zone, where two other rare marsupials, billybees, a larger type of bandicoot, and mulgaras, a somewhat fearsome fuzzball known for sucking the brains out of prey, currently share terrain with controlled number of cats learning to evade them. Okay, so now this is what is happening. Imported बैंडिकूट्स को इन्होंने फेंसिंग में रखा हुआ है एक प्रोटेक्टेड एरिया में. वो फेंसिंग एक्सक्लोजर्स हैं, ठीक है, और वहां पे क्लियरिंग की हुई है इन्होंने. क्लियरिंग का मतलब हटाया हुआ है इन्वेजिव रैबिट्स को. इन्वेजिव का मतलब जो ओरिजिनल टेरिटरी में बाहर से इन्वेड करके आए हैं, ठीक है, तो ऐसे रैबिट्स उनको हटाया हुआ है क्योंकि शायद ये रैबिट्स उनके लिए खतरा होंगे फॉर द मार्सुपियल्स. एंड दे हैव ऑल्सो रिमूव द फीरल कैट्स, ठीक है. अब जो फीरल कैट्स हैं उनके लिए इन्होंने मेंशन किया विच स्लंक ऑफ वंस द रैबिट्स डिसअपीयर्ड. तो यहाँ पे हो सकता है कि रैबिट्स जो है वो उन फीरल कैट्स मतलब जंगली कैट्स का, वाइल्ड कैट्स का फूड होते होंगे. और जब वो फूड ही खत्म हो गया, मतलब प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड, तो फिर कैट्स भी चली गई, है ना, ऐसा हो सकता है. अ थर्ड फेंस्ड एरिया कंटेन्स प्रोग्राम्स वाइल्ड ट्रेनिंग जोन. अब यहाँ पे ना एक इंपॉर्टेंट चीज आई, एक तीसरा फेंस एरिया है जो कि ट्रेनिंग जोन है. ओके, अब ट्रेनिंग जोन के अंदर इन्होंने क्या रखा है, वेयर टू अदर रेयर मार्सुपियल्स, बिलीबीज, अ लार्जर टाइप ऑफ बैंडिकूट. तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक तरह का मतलब लाइक बैंडिकूट they have kept, okay, which is billybees, okay, which is a rare marsupial. So bandicoot, billybees, okay, which is billybees is a type of bandicoot. And mulgaras is again a fuzzball known for sucking the brains out of the prey, which means यहाँ पे शायद क्योंकि ट्रेनिंग जोन नाम दिया है कि वाइल्ड में तुम कैसे सरवाइव करोगे उस चीज की ये लोग इनको यहाँ पे ट्रेनिंग देते होंगे, राइट. Currently share terrain with control number of cats. Okay, now look at this guys. ट्रेनिंग जोन में ये उस स्पेस को शेयर कर रहे हैं किसके साथ, कैट्स के साथ. अब सोच के देखो, कैट्स तो इनको खा जाएंगी, तो इसका मतलब कंट्रोल नंबर ऑफ कैट्स को रख के ये ट्रेन करना चाह रहे हैं बैंडिकूट्स को कि रियल वाइल्ड वर्ल्ड में जब तुम्हें कैट्स के साथ सामना करना पड़ेगा तो तुम कैसे सरवाइव करोगे, उसकी प्रैक्टिस हम तुम्हें अभी करा देते हैं, राइट. लर्निंग टू इवेट देम, है ना. सो दैट इज हाउ दे लर्न टू इवेट व्हाट द कैट्स. इट्स अनक्लियर वेदर द शार्क बे बैंडिकूट विच आर perhaps even more predator naive than their now extinct mainland bandicoot kin will be able to make that kind of breakthrough. अब यहाँ पे ना ऑथर थोड़ा सा कॉशियस भी है, थोड़ा सा चीज़ों को लेके कैलकुलेटेड तरीके से एक बात बोल रहा है कि अब मुझे नहीं पता कि जो शार्क बे बैंडिकूट्स हैं जो प्रेडेटर्स को लेके उतने ज़्यादा स्मार्ट नहीं है, दे आर प्रेडेटर नाइव, दैट मीन्स कि दे डोंट नो हाउ टू हैंडल द प्रेडेटर्स, वो कैसे सर्वाइव कर पाएंगे इस तरीके का सिचुएशन. ओके, और क्या वो इस ब्रेक थ्रू को कर भी पाएंगे. ब्रेक थ्रू को कर भी पाएंगे का मतलब कि जो ट्रेनिंग जोन के अंदर प्रेडेटर्स के साथ उनको प्लेस किया जाता है उस सिचुएशन में क्या वो प्रेडेटर्स से बच भी पाएंगे. ओके, सो व्हाट आई सी इन दिस पैराग्राफ इज कि इन लोगों ने ना एक सेंचुरी बनाई है जहाँ पे सेपरेट सेगमेंट्स भी हैं आपके बैंडिकूट्स के लिए, लेकिन उसके साथ साथ एक ट्रेनिंग जोन भी है. तो ट्रेनिंग जोन में उनको ना रियल वर्ल्ड में कैसे आप सर्वाइव करोगे उसकी शायद प्रैक्टिस करवाते हैं लोग, ठीक है. और वहाँ पे कैट्स वगैरह हैं तो उनके साथ they can practice how we can evade the cats, right? For now, though, a recent surge of rainfall has led to bandicoot joey boom. अभी रेनफॉल हुई है तो रेनफॉल की वजह से बैंडिकूट्स का नंबर बढ़ा है, रेजिंग द वाइल्ड डेजर्ट्स पॉपुलेशन टू अबाउट 100. तो वाइल्ड डेजर्ट जो कि वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, वहाँ पे पॉपुलेशन इनकी बढ़ के पहुँच गई 100 बैंडिकूट्स की. विद अदर सेंचुरीज एडिंग टू दैट नंबर, देर आर ऑल्सो साइंस ऑफ रीबर्थ इन द लैंडस्केप इटसेल्फ. लैंडस्केप भी रिवाइव हो रहा है विद द कॉन्स्टेंट डिगिंग द बैंडिकूट ट्रैप मॉइस्चर एंड अलाउ फॉर सीड जर्मिनेशन सो द कैटल डैमेज डेजर्ट कैन रिस्टोर इटसेल्फ. तो
जो बैंडिकूट्स है ना, बैंडिकूट्स के डिगिंग की वजह से जो वहाँ का वातावरण है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो भी ठीक हो रहा है, बिकॉज वहाँ के लैंड को कैटल ने डैमेज कर दिया था। बट बैंडिकूट्स के कांस्टेंट डिगिंग की वजह से वहाँ पे मॉइस्चर ट्रैप्ड रहता है, और मॉइस्चर ट्रैप्ड रहने की वजह से डेजर्ट जो है वो वापस से रिवाइव हो रहा है। ओके, तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि बैंडिकूट्स का होना उस डेजर्ट लैंड के लिए अच्छा है। ओके, क्योंकि वो भी वहाँ पे वेजिटेशन वगैरह रिवाइव हो रही है। दे हैव अ न्यू निकनेम, अ फ्लैटरिंग वन, दिस टाइम वी कॉल देम इकोसिस्टम इंजीनियर्स, पेडलर सेज। तो उस सेंस में देखा जाए तो दे आर इकोसिस्टम इंजीनियर्स, क्योंकि वो वहाँ के डेजर्ट वाले लैंड को क्या कर रहे हैं, रिवाइव कर रहे हैं। अब आते हैं देखो क्वेश्चंस पे। Which of the following best expresses the central theme of the passage? Let's look at the options. The Western Bad Bandicoot's historical survival strategies, though initially overwhelmed by British colonization, being successfully re-engineered in arid mainland sanctuaries. ये पार्ट गलत है। देखो, वेस्टर्न बैड बैंडिकूट्स की जो हिस्टोरिकल सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज हैं उनको रिवाइव नहीं किया जा रहा। ठीक है, वहाँ पे जो हमने देखा था कि इन लोगों ने एक ये पूरा सेंचुरी बनाया है, इस सेंचुरी में वहाँ पे कंट्रोल्ड तरीके से उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, वहाँ पे एक सर्टेन तरीके से उनको सरवाइव करने का सिखाया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी हिस्टोरिकल सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज जो हैं उनको ये लोग वापस से लेके आ रहे हैं। ठीक है, ओके, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड, सेंचुरी में आपने सिर्फ ये बोला है कि उनको हम एक कंट्रोल्ड तरीके से वाइल्ड फीरल कैट्स के साथ रखते हैं ताकि वो रियल वर्ल्ड में कैसे सरवाइव करेंगे उसका उनको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए। अब इनका जो हिस्टोरिकल सर्वाइवल स्ट्रैटेजी था, ओके, उस सर्वाइवल स्ट्रैटेजी को ये वापस से री इंजीनियर नहीं कर रहे। ओके, दे आर जस्ट like giving them a sanctuary and a safe place so that the numbers could increase, and also training them to survive in the real world. So this is wrong. Ecological restoration programs like Wild Desert demonstrate that preservation of endangered marsupials is intrinsically tied to structural ecosystem engineering and adaptive predator conditioning. Okay guys, this is important. Adaptive predator conditioning. इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन प्रोग्राम, जैसे कि हमने पैसेज में पढ़ा, वाइल्ड डेजर्ट एक इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन प्रोग्राम है, उससे हमें पता चलता है कि अगर एंडेंजर्ड स्पीशीज का, मार्सुपियल्स का हमें वापस से प्रिजर्वेशन करना है तो वहाँ का स्ट्रक्चरल इकोसिस्टम हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पे एक सर्टेन तरह का इकोसिस्टम आपको बनाना पड़ेगा, और उसके साथ साथ हमें इनको प्रेडेटर्स के साथ सर्वाइव करना भी सिखाना पड़ेगा। एडेप्टिव प्रेडेटर कंडीशनिंग, तो अगर मैं पैसेज के अकॉर्डिंग देखूँ तो दिस इज़ द बेस्ट चॉइस, क्योंकि यही सब चीज़ें पैसेज में आपने बताया कि की जा रही हैं इस वाइल्ड डेजर्ट प्रोग्राम में। थर्ड ऑप्शन, द कैटास्ट्रोफिक डिक्लाइन ऑफ ऑस्ट्रेलिया's predator knife fauna highlights the failure of early naturalists to recognize the evolutionary value of endemic species until a resource crisis emerged. Okay, catastrophic decline of Australia's predator knife fauna highlights the failure of early naturalists. ये पार्ट गलत है। हमारे पैसेज का मेन मोटिव ये नहीं है कि हम ये साबित करें कि नेचुरलिस्ट फेल हो गए। ओके, और नेचुरलिस्ट को एवोल्यूशनरी वैल्यू पता नहीं चली एंडेमिक स्पीशीज़ की, मतलब ऐसी स्पीशीज़ जो वहाँ पे नेटिव है। यार, नेचुरलिस्ट का फेलियर हमारे पैसेज का मेन मोटिव नहीं है ये साबित करना कि नेचुरलिस्ट समझ नहीं पाए या फेलियर हो गए। ओके, ऑब्वियसली दैट्स नॉट व्हाट माय पैसेज इज ऑल अबाउट। फोर्थ, वाइल्ड स्ट्रक्चरल इंटरवेंशंस लाइक प्रेडेटर एक्सक्लूजन जोन्स आर सेविंग द वेस्टर्न बैड बैंडिकूट्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन। द long-term survival of the species depends entirely on its capacity to develop behavioral defenses against feral cats. Okay, तो देखो एक्सट्रीम ऑप्शन है एंटायरली। क्या मैं ये बोल रहा हूं कि केवल और केवल फीरल कैट से डिफेंस करना, ओके, बैंडिकूट्स का, कि बैंडिकूट्स अपने आप को फीरल कैट से कैसे बचाते हैं, केवल और केवल यही एक वो फैक्टर है जिससे उनका सर्वाइवल गारंटी होगा ना। ये जरूर पैसेज में लिखा है कि फीरल कैट से बचना उन्हें सिखाया जा रहा है, लेकिन ये इतना एक्सट्रीम भी नहीं है कि मैं बोलूँ कि केवल फीरल कैट से बच गए तो सर्वाइव कर ही जाएंगे। ओके, सो दिस इज एक्सट्रीम, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड। Which of the following characterizations best describe the author's tone when discussing the wild training zone phase of conservation program? So wild training zone की अगर मैं बात करूं तो ये है आपका ये वाला पैराग्राफ। ठीक है,
अब अगर आपने ये पैराग्राफ पढ़ा है तो इसमें ऑथर सर्वाइवल को लेके थोड़ा सा कॉशियस है, क्योंकि ऑथर को खुद को नहीं पता कि सर्वाइवल हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। कॉशियस कह सकते हो, गार्डेड कह सकते हो। और चीज़ों को ना वो लॉजिकल सेंस में एनालाइज कर रहा है, तो ये थोड़ा एनालिटिकल टाइप का भी है, एनालिसिस भी है इसमें, कि एक सिचुएशन प्रोवाइड करके देखा जा रहा है कि यार उसमें सर्वाइव कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। टू सम एक्सटेंट ही, यू कैन ऑल्सो से, इज शेयरिंग सम ऑफ द फैक्चुअल डिटेल्स हेयर, जिसमें वो एनालिसिस के साथ कुछ डेटा आपको बता रहा है और उसके बेसिस पे कह रहा है कि ट्रेनिंग वगैरह तो चल रही है, बट अब सर्वाइव होगा कि नहीं होगा वो देखने वाली चीज़ रहेगी। एक चीज़ हमें श्योर है यहाँ पे कि ऑथर इज़ नॉट वेरी ऑप्टिमिस्टिक, ऐसा भी नहीं है कि बहुत पेसिमिस्टिक हो। ओके, तो एक्सट्रीम ऑप्शंस तो कोई आ नहीं सकता यहाँ पे, ना तो बहुत पेसिमिस्टिक है ना ऑप्टिमिस्टिक है। थोड़ा सा उसको ना कॉशन है कि यार हो सकता है कि काम कर भी जाए, हो सकता है ना काम ना भी करे, क्योंकि लास्ट में आप पढ़ो इसमें क्या लिखा है। ओके, perhaps even more predator naive than now extinct mainland bandicoot can will be able to make that kind of breakthrough. Okay, so यहाँ पे देर कह रहा है it's unclear whether the shark bay bandicoot which are even more predator naive than their now extinct mainland bandicoot can will be able to make that kind of breakthrough. तो वो ऑथर कहता है यार मेरे को भी नहीं पता कि ब्रेक थ्रू कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बट एज ऑफ नाउ दीज आर दी सिचुएशंस दैट आर बीइंग प्रोवाइडेड। अब यहाँ अगर अपन ऑप्शंस देखें तो पहला ऑप्शन आया एम्पैथेटिक, कि ऑथर बैंडिकूट्स के साथ एम्पैथी रखता है, उनके साथ दिल से कनेक्ट करता है। तो यार एम्पैथेटिक ये थोड़ा सा ना इमोशनल बेंट वाला ऑप्शन हो गया, एंड आई डोंट थिंक कि ऑथर यहाँ पे इमोशनल सेंस में उनको एम्पैथी या उनके लिए एक दया शो कर रहा है। ठीक है, हाँ स्केप्टिकल ज़रूर बोल सकते हैं, क्योंकि लास्ट में उसने कहा कि मेरे को नहीं पता कि प्रोग्राम वर्क करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन एम्पैथेटिक वुड नॉट बी राइट। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ठीक है, क्योंकि ऑथर यहाँ पे बहुत साइंटिफिक डेटा की तरह उस चीज़ को डील कर रहा है। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब कि आप खुद का कोई बायस लेके नहीं आ रहे, यू आर जस्ट शेयरिंग द डिटेल्स ऑफ हाउ द थिंग्स आर हैपनिंग। तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन डिटैच जो वर्ड है ये उतना सूट नहीं करेगा। डिटैच इज लाइक आई डोंट रियली केयर, ओके वट एवर हैपन्स। नाउ यू आर नॉट इमोशनल, you are not showing pity, but it's not as if you are disconnected with what is happening. So ये थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत करेगा, ऑब्जेक्टिव चलेगा यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं। गार्डेड का मतलब था कॉशियस एंड एनालिटिकल। ठीक है, गार्डेड बट एनालिटिकल, एक्नॉलेजिंग द एक्सपेरिमेंटल नेचर ऑफ एंटी प्रेडेटर कंडीशनिंग व्हाइल हाईलाइटिंग द इकोलॉजिकल स्टेक्स इन्वॉल्व। ओके, सो ऑथर कह रहा है कि उसे पता है कि एक्सपेरिमेंटल ये जो प्रेडेटर कंडीशनिंग का जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि प्रेडेटर से सरवाइव करना आपको सिखाया जाए, मतलब बैंडिकूट्स को, तो वो अपने आप में एक एक्सपेरिमेंट है। तो ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। तो वो कॉशियस है, गार्डेड है, लेकिन एनालिटिकल भी है, क्योंकि साइंटिफिक सेंस में एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है। ठीक है, ओके, तो दिस इज गुड, दिस इज गुड। फोर्थ ऑप्शन कमेंडेटरी एंड ऑप्टिमिस्टिक, दिस इज ऑब्वियसली रॉन्ग। ऑप्टिमिस्टिक या ये बोलना कि तारीफ कर रहा है, कमेंटेशन कर रहा है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ऑथर यहाँ पे किसी भी तरह का इमोशनल बेंट नहीं शो कर रहा कि भाई मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ चीज़ों को लेके। सो दिस इज ऑल्सो गॉन। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। Based on the details provided in the passage, what can be logically inferred about the relationship between feral cats, the invasive rabbits, and the bandicoots in the स्टरलेकी डेजर्ट सैंक्चुरी। अब यहाँ पे मेरे को एक चीज़ पता चलती है कि फीरल कैट्स जो हैं वो रैबिट्स के जाते ही अपने आप वहाँ से चुपके से निकल गई। स्कंक ऑफ का मतलब बहुत चुपचाप से कहीं से निकल जाना। ठीक है, धीरे से कहीं से निकल जाना। तो अब यहाँ पे ना इसका देखो रीज़न क्या हो सकता है। ओके, इसको ऐसे समझते हैं। सबसे पहले तो इन लोगों ने क्लियरिंग की इन्वेजिव रैबिट्स की, मतलब उस जगह पे जो रैबिट्स होंगे इन्वेजिव रैबिट्स, उनको उन्होंने हटाया। ठीक है, फिर फीरल कैट्स जो हैं, फीरल कैट्स अपने आप वहां से गायब हो गई जैसे ही रैबिट गायब हुए। ठीक है, विच स्लंक ऑफ वंस द रैबिट्स डिसअपीयर्ड। नाउ आस्क योरसेल्फ व्हाई दिस वुड हैपन। एक पॉसिबल रीजन ये हो सकता है कि फीरल कैट्स रैबिट्स के डिसअपियर होते ही अपने आप वहां से निकल गई, क्योंकि शायद उनका जो
जो फेवरेट फूड आइटम है या जो उनका फेवरेट प्रे है वो रैबिट्स होंगे। तो रैबिट्स जब गायब हो गए तो फीरल कैट्स भी वहाँ से चले गई। ये कुछ वैसा ही जैसे कि चूहे अगर गायब हो जाएं तो बिल्ली अपने आप वहाँ से गायब हो जाएंगी, क्योंकि फिर बिल्लियाँ खाएंगी क्या, ठीक है। सो कुछ वैसा आप इमेजिन कर सकते हो। सो अब आते हैं देखो ऑप्शंस पे। द डिसअपियरेंस ऑफ द फीरल कैट फ्रॉम एक्सक्लोजर्स प्रूव्स दैट cats are apex predators that will only occupy terrains that have high density of secondary prey like rabbits. Okay, now यहाँ प्रॉब्लम ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि इससे ये पता चलता है कि फीरल कैट्स जो कि अपेक्स प्रेडेटर्स हैं वो केवल और केवल उन्हीं टेरेन्स पे रहेंगी जहाँ पे हाई डेंसिटी ऑफ सेकेंडरी प्रे है, जैसे कि रैबिट। अब ये कहना मुश्किल है क्योंकि बाकी सिचुएशंस का मैं कुछ नहीं बोल सकता। ओनली लगा देना एक बहुत स्ट्रॉन्ग चॉइस हो गई, क्योंकि ओनली का मतलब कि कैट्स तो रहती ही केवल वहाँ पे हैं जहाँ पे सेकेंडरी प्रे लाइक रैबिट्स मिलते हैं। ओके, अब मेरे को तो सिर्फ एक सर्टेन सिचुएशन में पता है ना क्या हुआ। मैं ये थोड़ी कह सकता हूँ कि हर सिचुएशन में ऐसा ही होगा। तो ये तो ऐसा ही लग रहा है कि ऑथर बोल रहा है, ए ऑप्शन तो ऐसा लग रहा है कि ऑथर के हिसाब से हमेशा ऐसा ही होता है, ठीक है, ओनली लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये गलत हो जाएगा। सेकेंड बात है, clearing the exclosure of invasive rabbits inadvertently catalyzed a behavior shift in feral cats, forcing them to seek prey outside the fence zone. Okay, again यहाँ पे यार आ रहा है forcing them. Okay, now you have to understand, no one is forcing the cats out. ठीक है, it's just that now you don't have your favorite food there, so you shift out on your own. Again मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया कि सपोज किसी जगह पे पहले बहुत सारे माइस थे, तो वहाँ पे बहुत सारी कैट्स थी पहले, तो जैसी जैसे वहाँ से चूहे वगैरह जाएंगे तो उनका फेवरेट खाना चला गया। ऐसा नहीं है कि वो कुछ और नहीं खा सकते, बट वन ऑफ द पॉसिबल रीजंस कैन बी दैट नाउ वट एवर दे यूज टू ट्रेडिशनली ईट विच वॉज देयर लाइक सॉर्ट ऑफ स्टेपल डाइट और देयर फेवरेट फूड, अब वो वहाँ पे मिसिंग है। तो किसी ने उनको वहाँ से फोर्स आउट किया है, ये थोड़ा सा एक्सट्रीम है, थोड़ा सा पैसेज के हिसाब से, ठीक है। तीसरा वाला देखते हैं। द प्रेजेंस ऑफ रैबिट्स इन सैंक्चुरी एक्टेड एज एन एनवायरमेंटल एंकर दैट सस्टेन द फीरल कैट पॉपुलेशन। देखो, रैबिट्स का सैंक्चुरी में होना एक तरीके से एंकर का काम करता था, ठीक है, जो कि एनवायरमेंट में इन दोनों स्पीशीज को बांध के रखता था, जोड़ के रखता था, जिसकी वजह से फीरल कैट्स भी वहां पे रहती थी। सस्टेन्ड का मतलब कि फीरल कैट्स रैबिट्स को मतलब अपने सर्वाइवल के अंदर इंपॉर्टेंट मानती थी, या फिर फीरल कैट्स इनको कंज्यूम करती थी, है ना। अब सी ऑप्शन सेफेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि सी ऑप्शन कोई भी बहुत बड़ा क्लेम नहीं कर रहा। सी ऑप्शन ये नहीं कह रहा कि केवल इनको ही खाते हैं या फोर्स आउट कर दिया। ओके, सो दिस इज अ सेफ चॉइस। डी पे आते हैं। द वाइल्ड ट्रेनिंग जोन सर्व्स एज अ माइक्रोकॉस्म ऑफ मेनलैंड इकोसिस्टम, प्रूविंग दैट मलग्रास एंड बिल्बीज आर एवोल्यूशनरी सुपीरियर टू। ओके, सो ऑब्वियसली ये तो गड़बड़ी है, इससे मैं सुपीरियर वगैरह तो कैलकुलेट नहीं कर सकता, तो इसको भी काटो। तो आंसर क्या हो जाएगा? द आंसर इज सी ऑप्शन। ओके, and guys, this is an exercise for you people. Okay, look at the question. Okay, so you can try this question at home and you can share the answers with me. Tell the answers in the chat box, फिर मैं आपसे इसका जो एक्चुअल आंसर मैं शेयर करूंगा आफ्टर सम डेज। ओके, सो आप इसको ट्राई करो घर पे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। एंड बिफोर वी एंड दी सेशन गाइस, आई बिलीव नाउ all of you know about उड़ान बैच। So उड़ान बैच यार स्टार्ट हो चुका है। So this is going to be a full fledged CAT बैच। और अगर आप सीरियस हो प्रिपरेशन के बारे में, तो अब तो बहुत कम टाइम बचा है, 6 months के अराउंड। तो दिस इज़ द टाइम व्हेन यू शुड स्टार्ट प्रिपरेशन, एंड इफ़ यू आर सीरियसली कंसिडरिंग CAT 26 प्रिपरेशन, सो उड़ान बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, 150 टॉपिक टेस्ट हैं, मॉक्स मिलते हैं आपको 25 मॉक्स, 30 सेक्शनल मॉक्स, एंड देन उसके साथ साथ एनमैट जैट स्नैप की प्रिपरेशन, मेंटरशिप सेशंस, फिजिकल बुकलेट्स एंड GDPI वैट प्रोफाइल बिल्डिंग, ये सारा कुछ आपको इसमें मिलता है, ठीक है। यू ऑलरेडी नो दी टीचर्स, सो यू हैव उदित सर, यू हैव विजय सर, एंड आई एम गोइंग टू टेक दी वर्बल। सो आप टीचर्स को जानते हो, आप लोगों ने यूट्यूब पे हमें देख रखा होगा, ठीक है। तो अगर आप प्रिपरेशन को लेके सीरियस हो तो आप कंसिडर कर सकते हो इस बैच को। एंड देन दोज ऑफ यू हु आर जस्ट एमिंग फॉर ओमैट्स, तो आप लोग इस बैच को चेकआउट कर सकते हो।
These are the pricings depending on the exams, and you can obviously call on the office numbers. ठीक है, ऑफिस नंबर्स पे आप कॉल करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हो. एंड फॉर कैट 27 एस्पिरेंट्स टाइटन बैच, ये भी हमारा रिसेंटली स्टार्ट हुआ है. ओके तो आप इस बैच को भी कंसिडर कर सकते हो अगर आप स्पेसिफिकली कैट 27 को टारगेट कर रहे हो. ठीक है, तो कैट 27 को अगर आप टारगेट कर रहे हो, दिस इज द बैच टू कंसिडर. अगेन दीज आर दी ऑफरिंग्स. ओके तो आप रीड कर सकते हो. टीचर्स में मेरे ख्याल से मैक्सिमम बच्चे जानते हैं इन सारे टीचर्स को. ओके सो या that's how it is. And before we end this session guys, do like the session and do leave a comment if you like the session. तो जो भी आपने फील किया उसके बारे में आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो. मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट सेशन में. आज के लिए इतना ही. बाय बाय, सी यू.